शिवम मिश्रा, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन टू ब्लॉग्स में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6, जो कि हमारा आज का चैप्टर 1 रहने वाला है, विविधता की समझ। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी की क्लासेस करना चाहते हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस को मजबूत करना है, तो एनसीईआरटी उसका बेसिक होता है। अगर आप एनसीईआरटी पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आपके लिए कोई भी एग्जाम निकालना बहुत ही सरल हो जाता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी पूरी सीरीज। आप लोगों को यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टू ब्लॉग पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, उस पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहला चैप्टर 1 हमारा है, जो कि चैप्टर 1 है विविधता की समझ। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, विविधता होती क्या। जैसे इसमें स्टोरी दी गई है कि आप कोई भी क्लास में होते हैं, मैं स्टोरी में लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वही वही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या है कि स्कूल में बच्चे बैठे हुए तीन, ठीक है, उनके रूप रंग अलग हो सकते हैं, उनके खान पान अलग हो सकते हैं। ये हम जो हमको चित्र देखने के लिए मिल रहे हैं, देखो अगर मान लो चित्र हमने, चलो ये चित्र मान लो मैंने बनाया, ये चित्र आपने बनाया, ये चित्र आपके मित्र ने बनाया। अब देख सकते हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र। ऐसा नहीं, सबकी चित्रकारी अलग होती है, सबके रूप रंग अलग है, सबके खान पान के तरीके अलग हैं और सबके हर एक चीज ज्यादातर डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और मैंने यहाँ पे आप चित्र भी अपना बना सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब बात करेंगे, जैसे आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर चित्र बनाए होंगे, ठीक है, और खाली बॉक्स में आपको चित्र बनाने हैं। जैसे 3 चित्र आपको देख सकते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में बहुत ज्यादा भिन्नताएं होती है, उसी प्रकार खाने पीने में और बहुत सी, जैसे खाने पीने में भिन्नताएं होती हैं, रहन सहन में भिन्नताएं होती हैं। ये अब हम बात करेंगे आगे की स्टोरी। अब एक हम लोग स्टोरी देखेंगे, उस स्टोरी से समझेंगे कि विविधता की समझ मतलब विविधता क्या होती है, लोग भिन्न कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टोरी की। तो स्टोरी हमारी इस प्रकार है कि दोस्ती दोस्ती कैसे होती है और कैसे कैसे इसमें जो दिया गया है उसको, जैसे दोस्ती, तो दोस्ती ऐसे इंसानों में दोस्ती करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जो बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने एक मैंने इसे एक मजाक की तरह ले लिया कि भिन्न नहीं होते, ऐसा तो नहीं ना होता। मजाक तो मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने छोटे से लड़के, क्या नाम है छोटे से लड़के का, अभी मैं देखूंगा स्टोरी में। छोटे से लड़के जो जनपद के भीड़ भाड़ चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को अंग्रेजी और हिंदी में मिलते जुलते शब्दों में चिल्लाता, ठीक है, चिल्लाता हुआ दौड़ता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया और मतलब मैं इसमें दिया गया भी, जो दिया गया उसका मुंह खुला रह गया और उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्योंकि क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। आप लगते हो बड़े अंग्रेज, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो। तो ये देख सकते हैं इसमें हमारे इस प्रकार से कुछ, मतलब इसमें पुस्तक में दो, एक समीर एक है, एक समीर दो, अभी आप स्टोरी में देखेंगे उनके बारे में बताया गया है कि एक अखबार बेचने वाला और एक अंग्रेज की दोस्ती कैसे बनती है और क्या भिन्नताएं हैं, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें उसने कहा, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ लेता हूँ, अखबार में पढ़ लेता हूँ। और इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ साथ हिंदी भी पढ़ रखी है। अब उसने सब्जेक्ट पूछा, उसने सब्जेक्ट क्या होता है, तब तक वो, क्योंकि वो कभी स्कूल तो गया नहीं था, उसको क्या समझ में आता कि सब्जेक्ट क्या होती है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ये था कि हरी बत्ती जल गई और मेरे पीछे हॉर्न किया।
मतलब कारों के, गाड़ियों के हॉर्न का शोर सुनाई देने लगा, 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के तरह ही आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर वह मुस्कुरा रहा था, मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था, ऐसा मानो जैसा अंग्रेजी अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती फिर जल चुकी थी, सो मैंने पूछा, तुम स्कूल कभी गए? उसने कहा नहीं। उसने जवाब दिया, फिर आगे बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं बहुत जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। और उसने कहा, मेरी गद्दी के बराबर अपने आप को मापा, मैं अकेले ही रहता हूँ। और उसने कहा, मैं अकेले रहता हूँ, मेरी माँ जो है वो मेरे साथ पहले रहती थी लेकिन अब नहीं रहती। और फिर ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई थी तो सो मैं आगे बढ़ गया। मैंने उसे अपने पीछे से चिल्लाते हुए सुना कि वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में वह डूब गया। मेरा नाम समीर है, और मतलब आप जो स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी का जो पूरा है मेथड उसको बताया जा रहा है। तो उसका नाम समीर है, और जो इसमें जो है पढ़े लिखे हैं, जो स्कूल जाते हैं उन, और जो अंग्रेज हैं उनका क्या नाम है, समीर है। और उसने अगले दिन कहा, और बड़े शर्माते हुए पूछा, मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो यह उसने पूछा, तो बड़े आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। क्योंकि उसने भी कहा मेरा नाम भी समीर। मैंने बताया क्या? इसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? उसने कहा नहीं। मैंने कहा, हवा, पवन, पवन, क्या क्या अर्थ हैं? हवा, पवन, पवन सुता, इसके अर्थ हैं हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया समीर दो से। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चला कर जब आगे बढ़ा तो उसके हाथ की जो गर्माहट थी वो अभी तक मुझको महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर चिर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में कुछ गड़बड़ हो गया था क्योंकि मेरठ में उसकी माँ रहती। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य समाचार की सुर्खियों पर तरफ देखा तो बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी नजर ऊपर नहीं उठी गई। उसने नजर भी अपनी ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना ही फिर अंग्रेजी या हिंदी का अखबार मुझे कोई बता सकता कि वो समीर तो आखिर गया तो गया कहाँ। जब समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वह दूसरे समीर को हिंदी बोलना अच्छा आता था। बल्कि हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उनके इसके लिए प्रयास किया, किंतु उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है तो समीर दो क्या है, मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि का आज की विभिन्नताएं विविधता के पहलू होते हैं। देखो, धर्म, जाति, भाषा आदि क्या है, विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, यही क्या है, विविधता के पहलू हैं। आपने ठीक, ये क्या है, धर्म, भाषा आदि क्या है सब, ये धर्म विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई मामलों में एक दूसरे से भिन्न भी थे। इसलिए समीर
एक ने जो समीर एक था वो स्कूल में पढ़ाई की थी उसने, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। उस आप आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, उनकी भोजन, कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। वह यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर-बराबरी का रूप है। गैर-बराबरी का मतलब है कि गैर-बराबरी का क्या मतलब है? गैर-बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ज़मीन है, ना पैसे, ना तो संसाधन दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी में विविधता का रूप नहीं है। और जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। इस बँटवारे का आधार था कि लोग किस-किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जात में हैं, पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हैं तो जात कुम्हार ही होती है। आप बस वही बन सकते हैं। और कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर-बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में आगे-आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे विविधता जो है, अभी तक तो मैंने स्टोरी बताई आपको। स्टोरी हमारी ये थी कि समीर 1 क्या था, वो पढ़ा-लिखा था, उसने स्कूल अटेंड किया सब था, और जो समीर 2 था वो न्यूज़पेपर बेचता था चौराहे पर। ये तो आप लोगों ने स्टोरी समझ में आई होप आ गई होगी। अगर अब स्टोरी आप लोग को समझ में आ गई तो विविधता क्या होती है, मतलब भिन्नताएँ क्या, ये भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ गया हो कि समीर 1 पढ़ा-लिखा, समीर 2 पढ़ा-लिखा नहीं, लेकिन धर्म, जाति, दोस्ती की तो धर्म, जाति या कुछ भी उसने नहीं देखा। अब हम बात करेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। क्या? विविधता जो हमारे जीवन को कैसे-कैसे समृद्ध करती है, कैसे-कैसे आगे बढ़ाती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 2 दोस्त बने, ठीक? वैसे ही आपके भी दोस्त होंगे, सहेली होंगे, जो आपसे बहुत ही अलग होंगे। आपने शायद उनके घर अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषाएँ भी सीखी होंगी। डन? इतना आया समझ में? ठीक है। आपको शायद तरह-तरह के जानवर, रानियों, सहायक घटनाओं, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। और उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार भी मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा भी लेते हैं, मतलब इंस्पायर भी होते हैं। उसके बाद कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं, कुछ जानवरों के दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में ही कहानियाँ लिखते हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा-रानियों के बारे में पढ़ा, प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। उसके बाद कुछ ने तो अपने जीवन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी हैं या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वाले को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही क कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, और एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, और समान रूप से केवल 2 पशु-पक्षियों को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा। एक गेम खेलते हों केवल साँप-सीढ़ी, मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएँगे, समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत में विविधता क्या है, भारत में। तो भारत क्या है? विविधता का ही देश है। ये आप लोग पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, विभिन्न तरह का त्योहार मनाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाने खाते हैं, और विभिन्न-विभिन्न धर्म विभिन्न धर्म भी हमारे यहाँ हैं। उसके बाद धर्मों का जो पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे
करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे विविधता को कैसे हम समझेंगे, ठीक है? तो पहले बताएं आप लोग, इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? सम विविधता क्या होती है? समीर वन, समीर टू, फिर इसको विविधता के प्रकार क्या हैं, विविधता कैसे जानेंगे। आई होप आप लोगों को इतनी स्टोरी समझ में आ गई हो। तो हम अब देखेंगे हम विविधता को कैसे समझेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जस्ट करीब 200 सवा 100 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा किया करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय के ठहर भी जाते थे, क्योंकि इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उन्हें जब पेट भर खाना उना नहीं मिलता था, वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने में ही रहते थे, तथा इस उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। क्योंकि उनकी संस्कृति और नई जगह के संग में आदान प्रदान होना और धीरे धीरे अगर एक अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के विभिन्न संस्कृतियों प्रभाव ने वहां के जीवन को, संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। किस तरह में कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के विभिन्नता संपन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग अलग 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 तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसी से भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। इतिहास उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वह भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग या भूल जाते हैं कि उनका जीवन और उनके भौतिक वातावरण में किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपने सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर भी निर्भर रहते हैं। आज हम उदाहरण देखेंगे लद्दाख और केरल का, ठीक है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो हम देखेंगे पहले रेगिस्तान का उदाहरण, उसके बाद हम देखेंगे लद्दाख का उदाहरण। रेगिस्तान का होने का मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ क्या है, कई घाटियां हैं, ठीक है, जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने मसाले, कच्चे रेशम, दरिया और आदि के लिए चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते थे। और करीब 400-500 वर्ष पहले यहाँ पर किसका, इस्लाम धर्म का परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ, ये आप लोग नोट करेंगे, तिब्बत का ग्रंथ है केसर साग, लद्दाख में काफी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप में मुसलमानों बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अब हम इधर का पॉइंट देखेंगे जो कि पहले देखना था, लेकिन चलो अब इधर देख लेते हैं। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पे बहुत ही कम खेती संभव, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और इस हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के लिए पानी जो है गर्मी में आपको पिघलने वाली बर्फ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसमें पश्मीना
पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती इसलिए इसमें पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन हो गया और छेना मांस खाते हैं। और हर एक परिवार में आपको गाय, बकरी और याक मिल ही जाएगी। ये हमने देखा लद्दाख के बारे में। अब हम देखेंगे केरल के बारे में। ठीक है, तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य या एक तरफ से समुद्र से घिरा और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इस इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा ही आकर्षण बना है। सबसे पहले सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीहा के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए। ये आप लोग नोट करेंगे। भारत में ईसाई धर्म लेने का श्रेय जो लाने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। किसको? संत थॉमस को। ठीक है, उसके बाद है इस और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूत ने जो करीब 700 वर्ष पहले यहाँ आए, आप अपने यात्रा वेतन में मुसलमानों के जीवन का विवरण करते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इज्जत है। वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक आने का रास्ता उनको पता चला था। साथ ही साथ इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीनी जालों में हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनावला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात की और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और यहाँ पर अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल उगाते हैं, मतलब चावल खाते जाते हैं। और जहाँ केरल और लद्दाख की भौतिक और भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, वहीं हम यहाँ भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने। इन दोनों के क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। या जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव हुई, वहीं लद्दाख में भौगोलिक स्थितियों में उनने व्यापारियों की और अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बातें नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के लिए हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे अन्य क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहां हम पहुंचते हैं ठीक इसी तरह हम अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। ये लोग शामिल थे जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकेंगे क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखा दिया कि एक दूसरे से चाहे कितना भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब क्या थे? एक थे। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट उसके बाद ये पोएम ही आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, दिन खून के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना,
शायद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुम, खिला के जाना दिन खून के हमारे, प्यार न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। हिंदू हो मुस्लिम हो की होती आज होली, बहते हैं रंग में दामन भीगों के जाना। कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, दो बूंद आंसू उन पर प्यार बहा के जाना। अब हम देखेंगे विविधता में एकता कैसे आती है, इस पॉइंट को देखेंगे। जस्ट उसके बाद आज की आपकी क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और ये चैप्टर भी पूरा फिनिश हो जाएगा। तो भारत की विविधता में एकता को उसकी ताकत का स्रोत जो है, अंग्रेजों को भारत पर राज था, जो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों को अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों ये रहा। भारत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाषण देते हुए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं, भाषण दे रहे हैं। ये है 15 अगस्त के दिन का हमारा गौरवपूर्ण दिन। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, इस जो मैंने भी गीत आपको बताया। और हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन निहत्थे शांत प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी और जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम एवं सिख इतने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की प्रत्यक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए। इनमें से कुछ लोगों की जानें गईं और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हुए। क्या आप अपने झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारत की एकता यहाँ से। भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्हें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। और जो कविता उसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो आज के हमारा सेशन यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। मैंने पूरे चैप्टर करा दिए। ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझको बताएंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? तो चैप्टर 1, तो आज का हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, चैप्टर 1 पूरा फिनिश। अब हम कल की क्लास में देखेंगे चैप्टर 2। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को कम से कम 1000 लोगों तक पहुंचा देना है। और अगर क्लास आज की पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अच्छे से पढ़ाई करें। तो लव यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा।